हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजय, आई एम अ सीनियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप जब टैक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कैसे पढ़ाई करना चाहिए। सो पूरा चीज़ आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले नवंबर 2023 के अंदर मैंने अपना इंटर ग्रुप 1 लिखा था और जब अभी 9 जनवरी को रिज़ल्ट आया तो आई क्लियर डेट और मेरे को टैक्स में 58 आया था। मेरे को बहुत लगा कि यार 2 मार्क्स और आ जाता तो एग्जामिशन हो जाता, पर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ का मैंने ध्यान रखा था, क्या क्या चीज़ मैंने फॉलो किया था जिसकी वजह से मेरे को 58 आया। क्यों आप लोगों को पता है कि टैक्स का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है और टैक्स का पेपर में लोग एग्जैक्ट 40 में भी पास होते हैं। सो अपन बात करेंगे कि टैक्स में आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले विल स्टार्ट विद इनकम टैक्स एंड देन विल मूव टू जीएसटी। तो इनकम टैक्स के अंदर देखो, सबसे पहले ना आपको ना सारा सेक्शन आप नहीं याद कर पाओगे, मत भागो उसके पीछे। और अगर एग्ज़ाम में गलत सेक्शन कोड कर दिए तो पूरा काट देगा, वो आगे का पढ़ता भी नहीं। आपने क्या लिखा है ना उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर आपने सेक्शन नंबर गलत लिख दिया। तो आप ना सिर्फ सेक्शन नंबर अगर कोई याद करना है तो आप सिर्फ डिडक्शंस का सेक्शन नंबर याद करो। ATG क्या है, ATU क्या है, ठीक है, ये सब आप याद करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप सारा सेक्शन नंबर याद करने बैठोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। पर अगर आप सिर्फ डिडक्शंस का करोगे तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि डिडक्शंस का सेक्शन नंबर लिखना इस अच्छा लगता है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U ऐसे अच्छा लगता है। और इसके अंदर से क्या होगा कि आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और ज़्यादा चांसेस है कि आप सेक्शंस को सही लिखोगे, और सही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, गलत लिखोगे तो काट देगा, वो आगे का पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, तो ये डिडक्शंस के हिसाब से ये करोगे। मतलब ये सेक्शंस का हो गया। सेकंड आता है कि जो भी इजी चैप्टर्स है ना, स्कोरिंग चैप्टर्स है, उस पर बहुत अच्छा कमांड करना हो। अपन क्या करते हैं ना, अपन हार्ड चैप्टर से पीछे भागते रह जाते हैं, जो इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है ना वो भी छूट जाता है। तो इजी और स्कोरिंग जो चैप्टर्स है ना उन पे आप एक अच्छा ग्रिप करो, कमांड बनाओ। ठीक है, जैसे कि अगर अपन इनकम टैक्स के बारे में बोले तो हाउस प्रॉपर्टी एक ईजी चैप्टर है। क्या अदर सोर्सेज एक बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। उसके बाद वो जिसके अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इजी चैप्टर है। एग्रीकल्चर वाला जो है वो बहुत इजी चैप्टर है। फिर उसके बाद अगर मॉड्यूल नंबर 3 पे देखें तो मेरे हिसाब से TDS मेरे को इजी लगता था, बट ऑब्वियसली डिफ़र कर सकता है। बट TDS एक इजी चैप्टर है, TCS इजी चैप्टर है। और उसके बाद हाँ ये और वो क्लबिंग सेट ऑफ बहुत इजी चैप्टर्स है। क्लबिंग सेट ऑफ से क्वेश्चन आता है उस वो सब वो अप्लाई होता है क्लबिंग का और सेट ऑफ का प्रोविजंस। तो क्लबिंग और सेट ऑफ बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर, लाइक 15 अगर आप एक बार पढ़ ली तो फिर 15 मिनट तो लगता है उसको रिवाइज करने में। तो आपको वो सब चैप्टर्स पे अच्छा कमांड बनाना चाहिए। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल गेन और PGBP ये सब के पीछे भागते रहते हैं, जो बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको इस पर कमांड नहीं बनाना चाहिए, बट पहले आप ईजी चैप्टर्स को सॉर्ट कर लो। वंस यू वेरी कॉन्फिडेंट, अच्छा कमांड बन गया, देन गो फॉर कैपिटल गेन एंड देन गो फॉर PGBP। ठीक है, कैपिटल गेन पहले करो और PGBP बाद में करोगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको, मतलब ये मेरा एक रिकमेंडेशन है, आपको ओपिनियन नहीं, बट इट्स अ रिकमेंडेशन कि प्लीज़ पहले कैपिटल गेन करो एंड देन गो फॉर PGBP। ठीक है, और फिर देन गो फॉर सैलरी। कैपिटल गेन PGBP एंड सैलरी, ठीक है, ऐसे का मतलब कैपिटल गेन PGBP और सैलरी, हाँ ठीक है, ऐसे करना। फिर उसके बाद फिर टोटल इनकम वगैरह ये सब तो हो ही जाता है। और फिर उसके बाद डिडक्शंस जो है वो उसको भी, जैसे वो एक एवरेज लेवल का चैप्टर है तो डिडक्शंस को ट्राई करो पहले कर लो। ठीक है, जैसे TCS बहुत लोग के लिए हार्ड हो जाता है तो आप उसको एंड में भी कर सकते हो, बट अगर आपको ईजी लगता है तो ईजी वाला पार्ट में कर लो। बट मेक श्योर कि आप ईजी सी पार्ट को पहले करो, फिर आप थोड़ा एवरेज लेवल वाला पार्ट को करो, और फिर जो आपको हार्ड लगता है आप उन सबको करो। ठीक है, वरना अगर आप पहले हार्ड वाला उठाओगे तो आप पहले ही डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपको आगे कुछ करने का मन नहीं करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि आप सेक्शंस पे सिर्फ डिडक्शंस का कर लो। सेकेंड, अगर आपको टाइम मिले तो TDS का भी कर लेना, बट डिडक्शंस पे प्लीज़ करना। ठीक है, फिर सेकेंड आता है कि आपको किस हिसाब से चैप्टर्स को करना चाहिए। थर्ड आपका आता है कि आपको ICI मॉड्यूल के सारे इलास्ट्रेशंस एंड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, टैक्स के अंदर टेन्योर्स का उतना रोल नहीं होता, मतलब स्कैनर वगैरह का, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्स में हमेशा चेंजेस आता रहता है, मिनमेंट्स होता रहता है। सो बट या ICI मॉड्यूल एंड इलास्ट्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको एकदम अच्छे से कर दोगे ना तो आपसे एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इस वाला अटेम्प्ट का RTP और MTP, बस पिछला अटेम्प्ट कभी नहीं भी करोगे तो टैक्स में चलेगा, पर इस वाला अटेम्प्ट का RTP और MTP आपको अच्छा से होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ माई थर्ड टिप फॉर यू। फोर्थ टिप है कि जब आप फर्स्ट टाइम रिविजन कर रहे हो ना तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लो, मतलब जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, जिस पॉइंट में फंस रहे हो, जो एडजस्टमेंट्स में फंस रहे हो, कोई स्टेप अगर पर्टिकुलर फंस रहे हो तो उसको भी ऐसे मार्क कर लो। वो सब का मार्क करोगे तो सेकेंड रिविजन विल बी वेरी ईजी फॉर यू। ठीक है, फिर उसके बाद आता है
फिफ्थ पॉइंट आपका कि आपको जो है इनकम टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अगर सेक्शंस वगैरह मगअप नहीं करने का कोशिश करना, आपको बस समझना है और फिर आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। बस कुछ कुछ की वर्ड्स आपको याद करना है एंड ट्राई करो कि वो की वर्ड्स को अच्छा से कर लो। 6 अमेंडमेंट्स जितना भी आएगा वो सबको अच्छा से कवर करके जाना, बिकॉज अमेंडमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा से कवर करके जाओ, क्योंकि उससे बहुत सारा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वो आपको अच्छा से करना है। 6 ये होता है कि आप मतलब 7 पॉइंट आप अच्छा से ना लिख के प्रैक्टिस करो इनकम टैक्स के क्वेश्चंस वगैरह को भी। जैसे अगर एक चैप्टर के अंदर 13 क्वेश्चंस है तो ट्राई करो कि आप सबको हाथ से एक बार निकाल लो, जैसे सुंदर से नहीं लिखो बट ऐसे 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 रफ में भी निकाल के एक बार मतलब ऐसे ऐसे करके निकाल लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इनकम टैक्स में सब क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है, बहुत टाइम लग जाता है और टाइम अपन के पास एग्जाम में तो 3 ही घंटा रहता है। तो इसलिए आप ट्राई करो कि आप इनकम टैक्स के क्वेश्चंस को थोड़ा टाइमर वगैरह सेट करके करो कि यहाँ पे भी आपको कम ही टाइम लगे, आपको आपका हाथ में उस हिसाब से ही आप बैठ जाए दिमाग में कि इतना इतना टाइम में ही करना है, कि उधर जाके आपको बहुत ज़्यादा पैनिक वगैरह नहीं हो, ठीक है, एग्ज़ाम में जाके। तो टाइम करके अपने आप को क्वेश्चंस करो कि इतना टाइम में इतना क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मेरे को एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगना चाहिए, क्वेश्चन में 7 मिनट लगना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन और डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो वैसे करके आप अपने आप को टाइम करके करो। MCQs जो होता है टैक्स में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है, मेरे से MCQ सॉल्व ही नहीं हो रहा था टैक्स के पेपर में, जबकि मेरे से सब्जेक्टिव पूरा हो गया था। तो प्लीज़ MCQs को अच्छा से करना, मतलब MCQs के लिए जो ICAI का बुकलेट आता है ना, ICAI का बुकलेट वगैरह वो, और केस सिनेरियो का इनकम टैक्स के अंदर ICAI का बुकलेट आता है वो सबको अच्छा से करना, ठीक है। बाहर का सोर्सेज अगर नहीं भी करो इट्स ओके, बट ICAI का जितना भी ना वो सबको करो, जैसे ICAI का मॉड्यूल को, ICAI का MCQ बुकलेट को एंड ICAI का केस सिनेरियो वाला बुकलेट को इनकम टैक्स में, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स का बात हो गया, लिख के करो, ठीक है। और एक मतलब जैसे अगर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से कम एक क्वेश्चन को सुंदर से लिखो, जैसे एग्जाम में प्रेजेंट करके आओगे पूरा अच्छा से नोट्स वगैरह के साथ ही सब, वरना बाकी क्वेश्चन कैसे रफ में भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपन इनकम टैक्स से बात हो गया। अब अपन पढ़ते हैं GST की तरफ। तो GST के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, GST में ज़्यादा थ्योरी वगैरह का क्वेश्चन आता है, तो आप थ्योरी पे आप अच्छा से करो, थ्योरी पे अच्छा कमांड बनाओ, मतलब पहले समझो उसको कि है क्या, फिर उसको अच्छे से याद करो। उसके बाद उसके अंदर MCQs वगैरह कहीं मतलब GST के अंदर तो थोड़ा थ्योरी वाला है, तो आपको वो सब याद करना पड़ेगा कि लाइक मतलब जैसे कि MCQs के अंदर कुछ भी पूछ लेता है या कुछ भी पूछ लेता है। जैसे एक जो चैप्टर था जिसके अंदर ई-वे बिल वगैरह था, तो उसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि ई-वे बिल कब इशू होता है, क्या पार्टी होता है, सब ये सब चीज़, क्योंकि इससे ना MCQs वगैरह आ जाता है। फिर उसके बाद तो आपको मतलब पहले सबको समझो, उसका थ्योरीज को अच्छा से करो। इसके अंदर भी सेम है, पहले इजी चैप्टर्स पर अपना अच्छा कमेंट बना लो, देन मूव फॉर एवरेज लेवल ऑफ चैप्टर्स एंड देन मूव फॉर हार्ड लेवल ऑफ चैप्टर्स। ईजी, हार्ड एंड एवरेज डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका क्या परसेप्शन है इस हिसाब से, तो आप उस हिसाब से अपना स्लॉट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 पे ज़्यादा टाइम बिल्कुल मत देना, क्योंकि वो आता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। अगर उसे 1 मार्क्स का MCQ आ जाए तो वो ठीक है, बट उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं आता है, मतलब अभी तक तो नहीं आता था। तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा टाइम मत देना या टाइम वेस्ट करो, बाकी सारे चैप्टर्स को अच्छे से करना। फिर उसके बाद आता है कि लाइक इधर ITC वगैरह का क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन होता है जिसमें ITC और RCM मिक्स रहता है। तो वो सब क्वेश्चंस को आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, एवं दिमाग में नहीं करना चाहिए, लिख के अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए। इधर भी आपको इलस्ट्रेशंस जितना भी रहता है उसको, मॉड्यूल का, और जितना भी एग्जाम्पल्स रहता है उसको भी। GST के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं मॉड्यूल के अंदर, तो सारे एग्जांपल्स को करो, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। मेरे टाइम में मैंने इतना सारे क्वेश्चंस को ना फिल्टर आउट कर लिया था कि ये सब एग्जांपल्स है, मैं एग्जांपल्स करके गई थी, इसलिए मेरे को पता चल गया था पेपर में जाके कि हाँ ये एग्जांपल्स है। तो इसलिए एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस एंड पीछे वाला क्वेश्चन आप सब करोगे फर्स्ट रिविजन में। फिर उसके बाद फर्स्ट रिविजन में सब कर लोगे ना, तो आप मार्क कर लोगे कि ये हार्ड है, फिर आप उसको सेकंड डिवीजन में, और फिर कुछ क्वेश्चन को सेकंड डिवीजन में फिल्टर आउट करके थर्ड डिवीजन में, तो हिसाब से कर सकते हो। बट फर्स्ट डिवीजन में सारे क्वेश्चन करना, लाइक ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल इलस्ट्रेशन एंड ऑल एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर भी ये होता है कि आपको याद करना, मतलब याद अच्छा से GST को करोगे, समझोगे, जितना भी GST 9, GST 8, कब ड्यू डेट है फाइलिंग का, ये सबको याद करके रखना है, क्या क्या यूज़ आता है इसका, और ये सब आपको सबको याद करके रखना है। उसके बाद उसका सब ये करोगे, और केस स्टडी वगैरह जैसा क्वेश्चन बनता है ना, उसका आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। पहले प्रोविजन लिखोगे, फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, एनालिसिस लिखोगे, और फिर कंक्लूजन लिखोगे। तो इसको भी आप अच्छा से एक बार लिख के प्रैक्टिस करना। GST में मेरे थ्योरी सब्जेक्ट तो आपको ज़्यादा लिखने का नहीं है, बट अगर न्यूमेरिकल वाला, मतलब अगर प्रैक्टिकल वाला पार्ट है तो उसको कर लेना, और अगर केस स्टडी है तो जैसे 10 केस स्टडी में से कोई भी 2 को लिख के देख लेना, बाकी को बस ऐसे ही ऊपर से देख लेना कि आप दिमाग में देखो कि आप आंसर्स रिकॉल कर पा रहे हो नहीं। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ आ रहा है कि इसमें ये वाला लगेगा, रिकॉल इट, ठीक है, हो रहा है,
मूव टू नेक्स्ट। सबको नहीं लिखना है, बस 2 ठो को लिख लो, कोई भी जो आपका मन कर रहा है, जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, और प्रैक्टिकल का बस जितना भी क्वेश्चन है वो सबको करना, ठीक है। और आरटीपी और एमटीपी जीएसटी मतलब दोनों का साथ ही में आता है, पर जीएसटी का भी जो भी पोर्शन है वो सबको कवर करना। पास्ट ईयर्स का उतना नहीं है, पास्ट ईयर का आरटीपी एमटीपी का उतना नहीं है, बट इस साल वाला का अच्छा से कवर करना। बाकी आईसीएम मॉड्यूल को एकदम अच्छा से कर लोगे ना, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में, तो को बहुत बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और जीएसटी में भी जो क्वेश्चन मतलब जीएसटी में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसा हो सकता है मतलब जिसमें सॉल्व करना रहता है वैल्यूएशन वगैरह का, मतलब उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका ज़्यादा टाइम वगैरह चल जाए, तो इसलिए टाइम मतलब उसके अंदर नहीं ज़्यादा, पर एग्जाम में ना बहुत अजीब सा कर देता है, एग्जामेशन भी उसी में घुसा देता है, और आईटीसी का भी प्रोविजन घुसा देता है, वैल्यूएशन को भी घुसा देता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके ना टाइम लगने लग जाता है ज़्यादा, और फिर अगर एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर पैनिक वाला मोड आ जाता है। तो यहाँ पे भी कोशिश करो कि अगर आप कोई वैसा क्वेश्चन करो थोड़ा ट्रिकी सा, तो उसको ना टाइम लगा के करो, ठीक है। हमेशा अपने आपको टाइम का बेस करके करो, कि वो बहुत मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में जाके फिर पैनिक नहीं करोगे। तो जैसे कि अगर आपको लग रहा है एक क्वेश्चन ले रहे हो तो उसमें 3 मिनट का टाइम, मतलब जिस हिसाब से आपको लग रहा है जितना लेंथ वगैरह है, जितने एडजस्टमेंट्स है, तो उस हिसाब से 3, 4, 5 मिनट ऐसे अपने आप को दो, फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जैसे 10 मिनट है तो इतना क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। और एमसीक्यूज़ पे इधर भी अच्छा से करना, देखिए इसके अंदर केस सिनेरियो वाला बुकलेट नहीं आता, पर हाँ इसके अंदर एमसीक्यू बुकलेट आता है जीएसटी का, उसको एकदम अच्छा से करना। और जब आप इतना सब चीज़ कर लोगे ना, आपका बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समरी नोट्स बनाना यार, इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर, क्योंकि दोनों दो बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट्स है, सब एग्री करेगा, एकदम भयानक सा सब्जेक्ट है। और 1.5 डे में आपको उसको रिवाइज़ करना रहता है ना, जैसे अभी रिवाइज़ तो आप कर लोगे कि आप अभी 6 दिन में रिवाइज़ करोगे, फिर सेकंड रिवीजन 4 दिन में करोगे ऐसे, बट आप एग्जाम से पहले सिर्फ आपको 1.5 दिन मिलेगा, तो उसमें आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा अगर आप उसको ना उतना ही बड़ा रहने दोगे। तो इसलिए उसको कंप्रेस करो मटेरियल को एकदम छोटा कर लो एग्जाम से पहले तक, कि आप उसको 1.5 डेज़ में रिवाइज़ कर पाओ। लाइक मेरा टाइम भी ये हुआ था कि मेरे को सब चीज़ मैंने पहले पढ़ा हुआ था, पर एग्जाम से पहले ना मेरे से जीएसटी में 2 चैप्टर नहीं रिवाइज़ हो पाए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, जबकि मैंने सोया भी था सिर्फ 4 घंटा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा और एक चैप्टर हो जाएगा, पर मेरा फिर भी 2 चैप्टर बच गया था, और वो 2 चैप्टर से क्वेश्चंस भी आया था, और मेरे से वो मतलब वो फिर उसमें मेरे को तुक्का लगाना पड़ा एमसीक्यू में। बट ये बात है कि आप इसलिए इसको बहुत ज़्यादा समराइज़ करो चीज़ों को, कि आप उसको आराम से 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करके रखो। अपना मेन टारगेट ये है कि अपन जितना भी अभी पढ़ रहे हैं ना, वो 1.5 डेज़ में रिवाइज़ कर पाए, क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हो वो आप एग्ज़ाम में तभी लिख पाओगे ना, क्योंकि जब आप उसको एक दिन पहले रिवाइज़ करके जा पाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1.5 डेज़ के हिसाब से सोचो, और अभी आप जो भी पढ़ रहे हो उसको समराइज़ करते हुए जाओ। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, तो उसमें अगर कोई भी पॉइंट ट्रिकी लग रहा है मतलब कहीं पे, तो उसको ऊपर से बस लिख लो, मतलब वो क्वेश्चन को फिर से मत करने पर वो देख लेना कि जब आप वो लिखा हुआ देखोगे कि हाँ मैं यहाँ पे अटका था, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप करके अपने आप को जितना समराइज़ कर सकते हो ना, उतना समराइज़ करो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि आप उसको जब 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करोगे तो बहुत ईजिली आपको रिवाइज़ हो जाएगा। सो yes, that's it for this video, and thank you, and do like and subscribe to my YouTube channel and share with your friends if you find it helpful, and thank you, all the best.